I really want to know about the name of your venture, which is Weekend Investing. ये कैसे नाम पड़ा? जिसका मतलब ये था मेरे लिए कि मैं वीकेंड के आसपास पोर्टफोलियो को रिव्यू करूंगा, फिर पूरा वीक मैं कुछ नहीं करूंगा. This is exactly for people who are not just lazy but also efficient when they're doing their asset allocation. जब होम लोन का EMI पेमेंट होता है ना, उनका मैथ सेज कि अच्छा ये तो बिल्कुल SIP की तरह है बिकॉज एसेट क्रिएशन में जा रहा है. बट आर दीज टू कंपेरेबल थिंग्स या फिर ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं, कंपेरेबल है. मेरे हिसाब से होम लोन ज़रूर लेना चाहिए. मेरा तो थिंकिंग ये है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी. आई हैड नो लोन्स टिल द एज ऑफ ऑलमोस्ट 50. बट क्यों? बिकॉज मोस्ट पीपल आर लाइक डेट फ्री इज द वे टू गो. यही तो गलती है ना. डेट इज द लाइफ ऑफ योर ग्रोथ एंड स्पेशली होम लोन. होम लोन इज अ गुड डेट. इट इज फोर्सिंग यू कि आप डिसिप्लिन रहोगे, हर महीने आप अपनी EMI भरोगे. मेरे को ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो बनाने से पहले घर खरीदना चाहिए. रियली? ये तो पहली बार सुन रही हूँ मैं. इंडस्ट्री में मैं बदनाम हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बोलता हूँ. बट कोई ये बोलना नहीं चाहता. एक बहुत फेमस कहावत है कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. बट कई एक्सपर्ट्स ये नहीं बताते कि कितने बास्केट्स होने चाहिए, कितने एग्स होने चाहिए इन ईच बास्केट. डू यू हैव अ थंब रूल अबाउट ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन? मेरा पर्सनल थंब रूल जो मैं यूजुअली बोलता हूँ वो ये है कि कई सारी बड़ी ज्वेलरी कंपनीज के पास भी कुछ ऑफर्स होते हैं, जैसे आप हर महीने पैसे डालो, 11th मंथ का दे टेक केयर ऑफ इट एंड आपके पास एक लमसम हो गया जिसके अगेंस्ट आप एक फिजिकल ज्वेलरी पीस खरीद सकते हो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज स्कीम्स? आई शुड नॉट से सो बट वन शुड स्टे अवे फ्रॉम देम. नोबडी इज मॉनिटरिंग देम. देयर इज नो रेगुलेशन. वो आपसे पैसे इकट्ठे करके क्या कर रहे हैं उसका इसकी जरूरत ही नहीं है करने की. आप उससे अच्छा तो ETF ले लो ना हर महीने, और जब आपको कुछ ज्वेलरी खरीदनी हो उसको बेच के ज्वेलरी खरीद लेना. अगर कोई एसेट क्लास इज टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई, शुड वी इन्वेस्ट और शुड वी टेक अ स्टेप बैक? तो होता क्या है कि ऑल टाइम हाई से लोग घबराते हैं, बट एक्चुअली दोज आर द टाइम्स व्हेन यू should be taking some risk. Really? So it's a reverse psychology. Why 90% people don't make money in the market is because they are chasing the wrong sort of signals. There is another precious metal, silver के नाम से, जो गोल्ड के साथ साथ मतलब ये सीता गीता वाला सीन हो जाता है उनके साथ. At what point should we buy silver and at what point should we buy gold? It's a good question and I like this सीता गीता thing. But जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी जो होती है ना वो हमेशा महंगी होती है. सपोज कोई कॉलोनी है, उसमें 3 घर कॉर्नर वाले हैं which have the wonderful views, great sunlight, but they are asking 10% more. You want that. You don't want the other ones, because whenever you will sell after 10 years, 20 years, again the same thing only will sell first at a premium. So it is an investment into the future. It is not a कि आपको 10% लॉस हो गया वहाँ पे. तो इस तरह से सोचना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इजीली रेप्लिकेट नहीं हो रही. आई गेस इसी को ही कहते हैं स्कैसिटी प्रीमियम या इरिप्लेसेबल अमाउंट. एग्जैक्टली. इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक और चीज़ कहते हैं दैट मोर देन एंट्री, एग्जिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम अपने एग्जिट को परफेक्टली टाइम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या करना होता है कि हाय आलोक, वेलकम टू मनी टॉक्स बाय ग्रो. आई नो आपने कई सारे वीडियोस बनाए ऑन मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग, जो आज का टॉपिक है, एंड आई थिंक इट्स सो टाइमली एंड रेलिवेंट क्योंकि कई सारे मैक्रो इवेंट्स की वजह से आजकल बहुत अनसर्टनिटी बढ़ गई है इन द वर्ल्ड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. थैंक्स फॉर कमिंग. Thank you, Arunima. Thank you for having me. But before we start, I really want to know about the name of your venture, which is Weekend Investing. ये कैसे नाम पड़ा? मेरी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी फ्रॉम 1996 टू अबाउट 2016 एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे स्टॉक ब्रोकिंग में नहीं रहना है एंड आई वांट टू डू इन्वेस्टिंग ऑन माय ओन. सो आई नेम्ड माय फर्म वीकेंड इन्वेस्टिंग, जिसका मतलब ये था मेरे लिए कि मैं वीकेंड के आसपास पोर्टफोलियो को रिव्यू करूँगा, फिर पूरा वीक मैं कुछ नहीं करूँगा. So I'll spend one day on my portfolio and I should be able to manage. Wow. So that's how it started. Love it. I hope I get some asset allocation ideas so that this is exactly for people who are not just lazy but also efficient when they're doing their asset allocation. Yes, of course. Amazing. तो आपका asset allocation कैसा दिख रहा है as of today and what is your go-to asset class? मेरे हिसाब से ये asset allocation का जो thumb rule है वो एज के साथ साथ चेंज होता रहता है. Okay. So when you are younger, you perhaps can be more towards equity, क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं उस समय. और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप
परहैप्स आप थोड़ा रिस्क एवर्स भी हो जाते हैं क्योंकि कॉर्पस आपका इतना बड़ा होता जाता है कि मे बी डाइवर्सिफिकेशन बिकम्स ए नेसेसिटी। मेरे सारी जितनी स्ट्रैटेजीज भी हैं, मैं जो भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, आई ट्राई टू डू इट इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो सिंप्लिसिटी ये कहती है कि आप डाइवर्सिफाई कर दो 2-4 एसेट क्लासेस में एंड देन डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं 3 एसेट क्लासेस, रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी, आई डोंट गो बियॉन्ड दिस। और मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें आसपास इक्वली अगर बैलेंस रहे तो ठीक है। अच्छा, गॉट इट। तो आप कह रहे हो इफ समवन इज स्टार्टिंग आउट उनको इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो रखना चाहिए एंड ग्रेजुअली डिफरेंट एसेट क्लासेस को इंक्लूड करना चाहिए। बट लेट्स सी देयर समवन हु इज इन देयर अर्ली 20s एंड दे स्टार्टिंग आउट इन्वेस्टिंग। अभी जैसे गोल्ड में रैली हुई थी, टू कैप्चर अ पार्ट ऑफ दैट रैली आपको नहीं लगता कि अ स्मॉल पार्ट शुड बी देयर? कर सकते हैं। आई मीन मेरा पर्सनल थंब रूल जो मैं यूजुअली बोलता हूँ वो ये है कि आपकी जो भी एज है उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, उतना परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ आप गोल्ड में रख लीजिए। सो इफ़ आई एम 50 year old, आई कैन कीप 25% इनटू गोल्ड। इफ़ आई एम 30 year old, आई परहैप्स कैन कीप 15%। अभी रिसेंट न्यूज़ भी आई है कि जितने भी ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं जो पहले 5%, 10% की एलोकेशन गोल्ड में रेकमेंड करते थे, अब वो सबने बढ़ा के अपना 20% कर दिया। तो और ग्लोबली प्राइवेट वेल्थ में अभी भी एलोकेशन लेस देन 1% है। रियली? So if that private wealth allocation has to go to 5, 10, 15, 20, there's so much runway for gold demand to come through in the next many years and decades. तो आप कह रही हो अभी सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड मोर एंड मोर। अच्छा, इसके अराउंड कोई डेटा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत डेटा है। ओके। Let me just show you. ओ वाओ, ये तो दिखने में क्रेजी So स्पाइक this दिख is रहा है। a chart from The Economist, and they are showing the last 15 years sort of how central banks have been purchasing gold. तो गोल्ड का ऐसा है कि गोल्ड की जो प्रोडक्शन है ना, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, वो 3-3.5 टन के आसपास होती है हर साल। ओके। उसमें से 800-900 टन इंडिया कंज्यूम कर लेता है, इंडियन रिटेलर्स, सो ऑन सो फोर्थ। 800-900 टन चाइना कंज्यूम कर लेता है और 100-150 टन सेंट्रल बैंक्स लिया करते थे सो फार। अभी क्या हुआ है 2-3 साल से, स्पेशली जब से रशियन एसेट्स फ्रीज करे हैं यूएस ने, तब से 400 टन के आसपास एवरेज हो गई है सेंट्रल बैंक बाइंग की। तो आप इमेजिन करो कि एक मार्केट है जिसमें सप्लाई ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बट सडनली एक पॉकेट से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट आता है प्राइस पे, जो कि हम देख रहे हैं। और अब जो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारे बैंकर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गोल्ड में एलोकेशन करनी है, तो डिमांड हर तरफ से आ रही है, रिटेल से भी आ रही है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी है, बैंकिंग डिमांड भी है। सेंट्रल बैंक्स आर एक्चुअली स्विचिंग फ्रॉम यूएस ट्रेजरी टू गोल्ड, और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म डिमाइस ऑफ यूएस एज रिजर्व करेंसी हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इंटरेस्टिंग है। क्लियरली 2022 में तो बहुत बड़ा स्पाइक दिख रहा है। तो आप कह रहे हो बहुत सारे माइक्रो ट्रेंड्स है विच इंडिकेट कि डिमांड गोल्ड की बढ़ रही है, राइट? देयर इज ऑल्सो वेव ऑफ डी डॉलराइजेशन, सो पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर एज अ रिजर्व। तो ये जो सिग्नल्स है, इज इट समथिंग दैट आम पब्लिक इज मिसिंग? व्हाट शुड वी नो एज रिटेल इन्वेस्टर्स अबाउट दिस शिफ्ट? हाउ शुड वी इन्वेस्ट बेटर? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक बहुत मतलब इन द फेस सिग्नल है कि सेंट्रल बैंक, जो कि मतलब मनी क्रिएटर होता है, अगर वो ही अपने रिजर्व्स गोल्ड में रख रहा है तो हमें क्यों नहीं रखने चाहिए। प्लस इंडियंस एज ए इन्वेस्टर क्लास हैव डन फिनोमिनली वेल विद गोल्ड। वी हैव 30,000 tons of gold in our households. In just the last 1 year, we've made trillions of dollars on it. So wealth effect of gold इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ऑलरेडी आ चुका है, और चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, सबको गोल्ड में इन्वेस्ट करना आता है। तो आई थिंक इंडियंस हैव बीन वेरी स्मार्ट in investing in gold, and Indian households have beaten all other asset classes in this matter in the last 2-3 decades. यप गोल्ड की रैली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। वील कम टू गोल्ड इन अ बिट, बट उससे पहले आई वांटेड टू आस्क यू कि एक बहुत फेमस कहावत है कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट कई एक्सपर्ट्स ये नहीं बताते कि कितने बास्केट्स होने चाहिए and कितने एग्स होने चाहिए इन ईच बास्केट। डू यू हैव अ थंब रूल अबाउट ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन? मैंने सिंप्लीफाई करा हुआ है 2-3 एसेट क्लासेस में। इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस, एंड विद इन ईच एसेट क्लास भी आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर एक्विटीज़ में आप हैं तो आप एक्विटीज़ में लोकल एक्विटीज़ और ग्लोबल एक्विटीज़ में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। गोल्ड में अगर आप हैं तो आप फिज़िकल गोल्ड,
ETFs, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आप। अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मेट्रो, नॉन मेट्रो, इस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज़ तो है, बट कोई ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन का कोई हैक है या कोई थंब रूल है कि ब्रॉडली ये होना चाहिए? हर जने की एक कंफर्ट लेवल होती है हर एसेट क्लास और हर डाइवर्सिफिकेशन के साथ। तो इफ़ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद सम एसेट क्लास, मे बी समबडी एल्स इज नॉट। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना ओवर 5, 10, 15 ईयर्स, यू फिगर आउट कि मेरे को ये सूट कर रहा है। आई एम ओके विद द वॉलिटिलिटी ऑफ दिस क्लास, आई एम ओके विद द कंफर्ट of the risk that I'm taking. अंडरस्टूड। नाउ वील कम टू स्पेसिफिक एसेट क्लासेस। इक्विटी में तो थ्रिल मिलता है, लेकिन गोल्ड एंड रियल एस्टेट गिव अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी, थोड़ा सा सिक्योरिटी देते हैं। गोल्ड में अगर किसी यंगस्टर को एज ऑफ टुडे इन्वेस्ट करना है, विच इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट? इज इट ETFs, म्यूचुअल फंड्स, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक तो मैं पहले आपको इसमें ये कहूँगा कि जो थ्रिल वाली आपने बात कही है, थ्रिल शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी इन्वेस्टिंग। आपको थ्रिल करना है, आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स कर लीजिए, अम्यूजमेंट पार्क चले कुछ जाओ। भी कर लो आप। इन्वेस्टिंग हैज़ नथिंग टू डू विथ थ्रिल। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड थ्रिल इन इन्वेस्टिंग, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। द इन्वेस्टिंग पार्ट विल नॉट वर्क फॉर यू। यू मे गेट द थ्रिल बट इट विल नॉट वर्क इन टर्म्स ऑफ कि भाई आपको कुछ रिटर्न उसमें से मिलेगी। सही बात है। और जहाँ तक रही गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात, तो गोल्ड के कुछ आप स्टैंडर्ड्स कह लीजिए कि द मोस्ट प्रिस्टीन फॉर्मेट ऑफ गोल्ड इज़ फिजिकल गोल्ड। उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। आप समझिए इस बात को। काउंटर पार्टी रिस्क मतलब जैसे गवर्नमेंट ने मुझे अगर 500 का नोट दिया हुआ है, तो वो ये कह रहा है कि आई ओ यू 500 रुपीज़। गवर्नर हैज़ रिटन ऑन द नोट दैट आई ओ यू 500, यू बिलीव मी, राइट? दिस पेपर इज वर्थ 500। ट्रस्ट मी ब्रो। ट्रस्ट है, राइट? इन एवरी एसेट क्लास देयर इज अ काउंटर पार्टी विच इज कंफर्मिंग दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट एसेट क्लास। इन गोल्ड, whoever holds the gold is the owner of the gold। अब रशिया के साथ क्या हुआ? रशिया का गोल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड में रखा हुआ था, और जैसे ही वो सैंक्शंस लगे उनके ऊपर, उनका सारा गोल्ड जब्त कर लिया गया, राइट? ऐसे पहले वेनेजुएला के साथ हुआ था। करेक्ट। तो काउंटर पार्टी रिस्क वाला जो एसेट, जो पॉइंट है, वो एलिमिनेट हो जाता है फिजिकल गोल्ड के साथ। सपोज आपके पास, मैं कहता हूँ, कोई भी डिजिटल ETF, म्यूचुअल फंड, कुछ भी है, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि उसके आपने यूनिट्स ले रखे हैं। कल को, मैं कहता हूँ नहीं होगा, वैसे 99.99% तो नहीं होगा, लेकिन सपोज कल को कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलती है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम फिजिकल गोल्ड रखेंगे आपके यूनिट के पीछे, बट हमारे पास नहीं है, आई एम सॉरी, राइट? यू नो दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रैशेस, करेक्ट। you get nothing। तो where is that solid stability that you actually wanted from gold? Most pristine form is फिजिकल गोल्ड, ठीक है। Then next best could be sovereign gold bonds। बट अब वो थोड़े डिसबैंड हो गए। वो थोड़े से अब they are sort of going out of the flavor। उसके next best perhaps ETFs, क्योंकि cost of running those funds is very low। 0.6%, 0.5% expense ratio per year उसके अंदर है, और रीजनेबली गुड कंपनीज अवेलेबल हैं, रीजनेबली लिक्विड हैं ETFs वो, और उसमें टिकट साइज भी बहुत कम है। आप चाहो तो 100-200 रुपये का भी ले सकते हो, तो देर इज़ नो लिमिट, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ETF इज़ अ वेरी गुड वे टू एंटर गोल्ड। ETF में प्रॉब्लम कभी कभी ये हो जाती है कि ETFs मिस प्राइस हो जाते हैं। जैसे अभी हमने बहुत रिसेंटली देखा, सिल्वर ETFs 20% ऊपर ट्रेड कर रहे थे उनके INAV से। तो जिसने 20% ऊपर वो बाय कर लिया मार्केट में, और 3 दिन बाद वो प्रीमियम ख़त्म हो गया ETF पे, दे एक्चुअली लॉस्ट 20% विदाउट द सिल्वर प्राइस चेंजिंग। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आप किस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं ETF, बिकॉज ETF की प्राइस अलग है, स्पॉट मार्केट की प्राइस अलग है। गोल्ड में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। गोल्ड में यूजुअली जो ETF प्राइस है वो काफ़ी अच्छी तरह ट्रैक करती है जो INAV ETF की होती है। ये जो डिस्पैरिटी है प्राइस में, इज दैट बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस? एब्सोल्युटली। जैसे अभी आप अगर ग्लोबल ETFs देखें, हैंगसेंग के ऊपर बने हुए ETFs, NASDAQ 100 पे ETFs बने हुए हैं, वो सब 15-20% प्रीमियम पे चल रहे हैं। रिजर्व बैंक ने एक लिमिट लगा रखी है कि $7 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोजर हम नहीं करने देंगे ओवरसीज एसेट्स पे। सारे जितने भी ETFs हैं, सब ने अपनी लिमिट क्रॉस करी हुई है वो, बट पीपल वांट मोर यूनिट्स। करेक्ट। सो whoever is the seller available in the market is demanding premium for that। तो अगर आप 20% ऊपर प्रीमियम खरीद रहे हो, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। उससे अच्छा है कि आप कोई US ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लो, आप US में जाके आप ETFs खरीद लो एट NAV।
दैट इज चीपर। तो इस तरीके की मिसप्राइसिंग्स बहुत पॉसिबल हैं। ये जो डिजिटल या पेपर फॉर्मेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है, ETF के नीचे आ गया म्यूचुअल फंड। ओके। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली वो फंड ऑफ फंड टाइप के भी होते हैं कि वेयर दे आर बाइंग द ETF इन द फंड। तो आप ETF वाले मैनेजर को पहले एक कमीशन दे रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, फिर फंड ऑफ फंड वाला मैनेजर फिर आपसे कमीशन ले रहा है, तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। और नॉर्मली गोल्ड सिल्वर वगैरह लॉन्ग टर्म रखने चाहिए, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल रखने चाहिए। तो अगर आप ऑलमोस्ट 1% 1.5% हर साल आप दे देंगे, तो उतनी तो आपकी मतलब 15-20 साल में कॉस्ट निकल जाएगी। उससे अच्छा है आप फिजिकल गोल्ड ले लो, 3-4% शुरू में एडिशनल आप दोगे, बट एटलीस्ट दैट रिकरिंग कॉस्ट इज गॉन। देन द लोएस्ट कैटेगरी इज डिजिटल गोल्ड, जो अभी सेबी ने वॉर्न भी किया इन्वेस्टर्स को कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ नहीं हैं, और ये बेसिकली इट्स अ प्रॉमिस बाय द प्रोवाइडर बट देयर इज़ नो रेगुलेशन ऑन देम, सो यू आर एट योर ओन रिस्क। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपने बोला इन टर्म्स ऑफ प्रिस्टीन और काउंटर पार्टी रिस्क फिजिकल गोल्ड इज़ द हाईएस्ट, लेकिन उसमें बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इट, कीपिंग इट सेफ, राइट, या फिर थेफ्ट का भी रिस्क होता है। तो डोंट यू थिंक फिर वो ऑर्डर में थोड़ा शफलिंग होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि हाउ कंफर्टेबल यू आर। जैसे आरबीआई ने 300 टन गोल्ड अपना वापस मंगवाया है 85 साल के बाद। वो इसीलिए क्योंकि द वर्ल्ड इज ब्रेकिंग डाउन, देयर इज नो कॉमराडरी लेफ्ट बिटवीन कंट्रीज, एवरी कंट्री इज नाउ लुकिंग इनवर्ड फेसिंग हो गया है। करेक्ट। and everybody wants to consolidate करेक्ट। and not have dependencies on others। तो उन्होंने कहा भी मेरा गोल्ड आपके पास क्यों रखा है, मेरे को वापस दो। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपने बोला योर एसेट एलोकेशन ब्रॉडली हैज़ इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट, Yeah. तो इसमें भी क्या सब डिविजन है, परसेंटेज एलोकेशन ब्रॉडली? ब्रॉडली इक्वल। अच्छा, 33 ब्रॉडली इक्वल। वो वेरी होता रहता है। लास्ट ईयर इफ इट वाज 1/3 1/3 1/3, दिस ईयर गोल्ड हैज गॉन अप ड्रामेटिकली, so now at some point of time I would like to rebalance that down, ओके। those kind of things। लेट्स से गोल्ड का प्राइस भाग गया, राइट, एंड इक्विटी का थोड़ा कम हो गया है, तो आप फिर किस तरीके से रीबैलेंस करते हो आप, एंड कितनी पीरियोडिसिटी पे उसको रीबैलेंस करते हो? थंब रूल तो इसका नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि जैसे वंस अ ईयर यू शुड लुक एट योर पोर्टफोलियो इन ए एसेट एलोकेशन मैनर, कि एक साल में जैसे आप जब टैक्सेस कर रहे होते हैं तब उस समय आप देखिए अपने पोर्टफोलियो के, क्योंकि वेयर डू आई स्टैंड नाउ, मेरे इक्विटी यहाँ चली गई, मेरा गोल्ड यहाँ चला गया, मेरे फिक्स्ड इनकम यहाँ पर है, मेरा रियल एस्टेट यहाँ पर है। उसमें आपको ये लगेगा कि अगर एक फ्रॉम ए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि किसी एसेट में सपोज लॉस हो रहा है और किसी एसेट में गेन हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप रीबैलेंसिंग कर सकते हो कि वो टैक्स हार्वेस्ट कर लिया आपने, लॉस हार्वेस्ट कर लिया, और कुछ अमाउंट आपने अपने गेनिंग एसेट से निकाल के लूजिंग एसेट में लिया है। क्योंकि ये रिले रेस चलती रहती है एसेट क्लासेस के बीच में। देयर इज़ नो वन एसेट क्लास जो विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, देयर इज़ नो वन एसेट क्लास विच विल नॉट परफॉर्म एट ऑल। करेक्ट। वो शफलिंग होती रहती है उनके बीच में, एंड नोबडी इज़ एबल टू टाइम इट सो वेल कि मैं एक एसेट क्लास में रहूँ और जब उसकी ख़त्म हो जाए रैली तो फिर मैं दूसरे में चला जाऊँ, फिर मैं तीसरे में चला जाऊँ। ऐसे पॉसिबल नहीं होता नॉर्मली लोगों के लिए। सो इट इज़ बेस्ट इफ़ you can have your allocation to 2 3 4 asset classes and enjoy the rallies whenever they come in each asset class। आपने बोला हियर आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, लेकिन कई सारी बड़ी ज्वेलरी कंपनीज के पास भी कुछ ऑफर्स होते हैं, जैसे आप हर महीने पैसे डालो, 11th मंथ का दे टेक केयर ऑफ इट, एंड आपके पास एक लमसम हो गया जिसके अगेंस्ट आप एक फिजिकल ज्वेलरी पीस खरीद सकते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज स्कीम्स? I should not say so, but one should stay away from them। अच्छा। ऐसा है ना कि देर इज़ ए हायरार्की ऑफ दोज प्रोवाइडर्स, देयर कैन बी बिग ब्रांड्स एंड देयर कैन बी वेरी स्मॉल ज्वेलर्स करेक्ट। doing the same। Who is going to default on their word at what time is nobody's call, right? I mean, इसमें कोई रेगुलेशन तो है नहीं, nobody is monitoring them, there is no regulation। वो आपसे पैसे इकट्ठे करके क्या कर रहे हैं उसका वो कुछ नहीं पता है, इट्स ए ब्लैक बॉक्स, इसकी ज़रूरत ही नहीं है करने की। आप उससे अच्छा तो ETF ले लो ना हर महीने, और जब आपको कुछ ज्वेलरी खरीदनी हो उसको बेच के ज्वेलरी खरीद लेना। अच्छा, लाइक दैट। आई मीन वाई टू रिस्क योर मनी समवेयर। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ बेनिफिट दे रहा है। आई मीन दे आर गेटिंग दैट मनी फ्लो। वाई द ज्वेलर्स आर डूइंग इट? क्योंकि उनको 12 महीने मनी सप्लाई रहती है। Yeah. आप पैसे देते रहेंगे, उनका बिजनेस की वर्किंग कैपिटल जनरेट हो रही है उससे, कैश फ्लो रीजंस के लिए। रीजन हो रहा है। और फिर बाद में वो आपको जब वो ज्वेलरी देंगे उसमें भी मार्कअप्स वगैरह तो लेंगे ही पूरे अपने वो। तो दे आर हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। सोल्ड्स हु डू दिस, परहैप्स
उनको अपने डिसिप्लिन लगता है कि चलो मैंने इस महीने इतने पैसे बाहर निकाल दिए, Yeah. बट दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन द मार्केट्स ऑल्सो. ETF भी ले सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट, मतलब वो टेम्पटिंग लगता है, स्पेशली अगर एक हाई क्रेड ब्रांड है, लेकिन एट द सेम टाइम इट माइट बी जैसे LIC पॉलिसीज को भी मिस सेल किया जाता है, राइट? यूलिप्स बेचे जाते Yes. हैं, एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा रिटर्न आएगा, लेकिन अगर आप एनुअलाइज रिटर्न देखोगे तो इट्स एक्चुअली बिलो मार्केट लेवल. It's below even the bank fixed deposit. So Exactly. from that point of view, insurance should never be mixed with investment. अभी हाल ही में गोल्ड की रैली हुई थी, विच मीन्स इट टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई ऑल्सो. Yeah. एंड जब भी कोई एसेट क्लास अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है, थोड़ा सा डर भी लगता है टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट. तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई एसेट क्लास इज टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई, शुड वी इन्वेस्ट थिंकिंग कि ये एक मतलब स्ट्रेंथ की निशानी है, और शुड वी टेक अ स्टेप बैक? I'll show you some data on that. अच्छा, ओके. तो ये एक डेटा पॉइंट है फ्रॉम द लास्ट 50 ईयर्स, ओके. और ये US मार्केट पे बेस्ड है, S&P 500 पे. इसमें आप देखेंगे जो लेफ्ट चार्ट है, इट इज़ शोइंग यू दीज ऑरेंज डॉट्स विच आर बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ द ऑल टाइम हाई ऑफ द मार्केट. तो होता क्या है कि ऑल टाइम हाई से लोग घबराते हैं, बट एक्चुअली दोज आर द टाइम्स व्हेन यू शुड बी टेकिंग सम रिस्क. रियली? So it's a reverse psychology. Why 90% people don't make money in the market is because they are chasing the wrong sort of signals. Let's say किसी को मोबाइल खरीदना है, तो वो 3-4 ऑनलाइन स्टोर्स पे जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वहाँ से ले लेंगे, राइट? दैट्स द यूजुअल सॉर्ट ऑफ वे. करेक्ट. So stock market should not be the same. I mean, we are not shopping for the cheapest stocks. We are shopping for stocks which are going to perform. And the stocks that are going to perform are not going to be cheap. जो चीज़ गिर रही है उससे हमें डरना है, बल्कि लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि स्टॉक गिर रहा है तो अच्छा अब तो हम ले लेंगे इसको और ये बाद में बढ़ जाएगा. एग्जैक्टली. बट जो चीज़ बढ़ रही है वो एक्चुअली आपको बता रही है कि आई एम गोइंग अप, वाई डोंट यू बाय मी. बट उससे हमें डर लग रहा है. बिकॉज वही लगता है ना कि अभी गिरने वाला है. आप ये देखिए कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे है, उसके अनलिमिटेड पोटेंशियल है ऊपर जाने का, राइट? सो एज एनी स्टॉक, एसेट क्लास, इंडेक्स, मार्केट कम्स टू एन ऑल टाइम हाई, वो एक इंडिकेशन है कि सारी रेजिस्टेंसेस को क्रॉस कर लिया है उसने. देयर इज़ नो फर्दर ओवरहेड रेजिस्टेंस लेफ्ट. रेजिस्टेंस कब आती है? जब कोई सेट ऑफ इन्वेस्टर्स या कोई इंस्टीट्यूशन हायर प्राइस पे खरीद के बैठा हुआ है, तो उसकी सेलिंग प्रेशर आएगा जब वहाँ पे प्राइस पहुँचेगा. जब ऑल टाइम हाई होता है तो उसके ऊपर तो किसी की बाइंग है ही नहीं. इट इज़ लाइक ए ओपन स्काई एंड द स्टॉक इज टेलिंग यू दैट आई एम अबाउट टू फ्लाई. समटाइम्स मे नॉट बी एबल टू फ्लाई, बट प्रोबेबिलिटी वाइज इट इज़ टेलिंग यू दैट आई एम अबाउट टू फ्लाई. ओके. तो वो इस चार्ट में दिखाया है. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जितने भी ये ऑरेंज डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑल टाइम हाई के पॉइंट्स हैं. तो ये सब आप देखेंगे इकट्ठे हैं सारे, या तो ये कंटिन्यूटी में आते हैं या होते नहीं है ये, राइट? सो विच मीन्स कि अगर ऑल टाइम हाई है तो ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई होता चला जाएगा, राइट? या फिर एक बार ऑल टाइम हाई टच करके नीचे ही आ जाएगा. और राइट साइड ऑफ द चार्ट में दिखा रहा है कि अगर ऑल टाइम हाई पे आप इन्वेस्ट करते हैं वर्सेस नॉन ऑल टाइम हाई पे आप इन्वेस्ट करते हैं, दोनों में 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ में क्या डिफरेंस ऑफ रिटर्न आती है. वही, बिकॉज वही लगता होगा कि उसने मोमेंटम पकड़ लिया. मोमेंटम पकड़ लिया. अब एक मैं चार्ट आपको और दिखाता हूँ इसमें. तो ये गोल्ड का पिछले 50 साल का चार्ट है, ठीक है? Okay. दिस इज 1973. एंड इस चार्ट को देखकर आपको गोल्ड पर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता कि पिछले 50 साल में एसेट क्लास ने कभी भी कोई मेजर डिप नहीं दिया है. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये 1970s की रैली जो है, ये मल्टीपल फोल्ड रैली थी. यहाँ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स गेन विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स हियर, एंड इट हैज बीन कंसिस्टेंटली गोइंग अप विद सम कंसोलिडेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो इसके 2 रीज़न रहे हैं. एक तो हमारा रुपी वर्सेस द डॉलर जो हमेशा ही ऑन एन एवरेज 3-4% हर साल हम डेप्रिसिएट हो जाते हैं. तो हम जो भी नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो लैंड में हो, चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे वो फिक्स्ड इनकम में हो, वो सब रुपी बेस्ड है. सो यू आर बाइंग ए रुपी बेस्ड एसेट. अगर सपोज कल को हमारे कंट्री में कुछ ऐसा हो जाए कि रुपी गोज टू 150, 200, कुछ भी हो सकता है, राइट? आई मीन देयर आर मेनी कंट्रीज जिनकी करेंसी बहुत वीक है. आज हम बड़े स्टेबल हैं, बट कैन यू से दैट 10 years लेटर क्या होगा? नोबडी नोज, राइट? तो आपको कुछ एसेट्स ऐसे रखने हैं जो रुपी से जिनका लेना देना नहीं है. एंड द ईजिएस्ट एसेट इन इंडिया
फॉर दैट इज गोल्ड, बिकॉज Okay. गोल्ड इज ग्लोबली प्राइस्ड. हम वो रुपी में लेते हैं बट उसकी प्राइसिंग ग्लोबली हो रही है. अब आवर कंट्री कैनॉट कंट्रोल द प्राइस ऑफ गोल्ड. तो अगर सपोज रुपी 100 का 150 हो गया तो यू विल गेट द गेन इन गोल्ड, बट ऑल योर अदर एसेट क्लासेस विल हैव ए टफ टाइम इन दैट पीरियड. क्योंकि जब हमारी अगर करेंसी इतनी पिट रही होगी उस किसी समय पे, तो सारी एसेट क्लासेस में कुछ खास आपको रियल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. करेक्ट, तभी इसको शायद इन्फ्लेशन हेज माना जाता है इतनी बड़ी तरीके से. Exactly. So all asset classes do reasonably okay. Equities ideally should beat returns from gold. Gold ideally should beat returns from real estate. And real estate will beat returns from fixed income. They typically hierarchy है. सिर्फ returns को अपना metric ना बनाएं. हम्म. अगर हम सिर्फ रिटर्न को चेज करेंगे तो हमारा वॉलिटिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो बहुत बढ़ जाएगी. तो इसीलिए एसेट एलोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट रिटर्न्स को भी हमने मैनेज करना है और वॉलिटिलिटी को भी मैनेज करना है, और दोनों मिला के इफ़ वी गेट ए पोर्टफोलियो जिसमें हम चैन की नींद सो पाएँ, दैट इज़ दी होल आइडिया. दैट्स द आइडियल, वो गोल्स है हमारे लिए. वो गोल्स है. एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ एसेट एलोकेशन का. तो ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसमें 3 एसेट क्लासेस को कंबाइन करके दिखाया है. So the purple line is that of S&P 500. Okay. The orange line is that of gold in INR. The green line is that of Nifty. Right. तो अब आप देखेंगे कि over the last 25 years S&P 500 यहाँ पर है, gold और Nifty रफली बराबर हैं. बट एक ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है. ब्लू लाइन बेसिकली एक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो है जो इन तीनों एसेट्स में डायनामिकली एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है हर महीने, कि हर महीने इन तीनों एसेट्स को अगर हमने इक्वली बैलेंस कर दिया तो हम कहाँ पहुँचते हैं. अच्छा. तो द ब्लू लाइन इज टेलिंग यू दैट इट्स अ वेरी स्मूथ लाइन. जैसे जो ये आपको वॉलिटिलिटी नज़र आ रही है इतनी ज़्यादा निफ्टी में, वो सब नहीं है इसके अंदर, बहुत कम है. तो जब आप एसेट एलोकेट करेंगे तो आपकी जो पोर्टफोलियो की कर्व है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी, एंड दैट पोटेंशियली विल गिव यू बेटर स्लीप, विच इज़ द होल आइडिया. तो आप कह रहे हो यहाँ पे एनुअल बेसिस पे रीबैलेंसिंग हुई है. हाँ जी. लेकिन अगर हम टैक्सेशन या फिर टाइम मिसमैच फैक्टर इन करें तो आपको लगता है कि ये एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी की डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट शायद कम हो जाए? थोड़ा कम हो सकता है. आई मीन डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डील विद टैक्सेस. लाइक टैक्स से डील करना भी ना बहुत टैक्टफुली करना चाहिए. कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे साल होते हैं जिसमें हो सकता है आपको इक्विटी में बहुत प्रॉफिट हो रहा हो और किसी और एसेट क्लास में आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो आप उनको टैक्स को आप बैलेंस कर सकते हैं. You can book some losses in one asset class, you can book some profit in another asset class, not pay any taxes, yet having some rebalance done. But yes, you're right, taxes will have some impact on the rebalances. तभी इतना स्मूथ लग रहा है, बट वी शुड फैक्टर इन कि और भी यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स है दैट वी हैव टू फैक्टर इन. Yeah, sure. स्पीकिंग ऑफ हाउ एसेट एलोकेशन से वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, हमें मैनेज करनी है. देयर इज अनदर प्रेशियस मेटल सिल्वर के नाम से, जो गोल्ड के साथ साथ मतलब ये सीता गीता वाला सीन हो जाता है उनके साथ. इट्स ऑल्सो कॉल्ड सस्ता गोल्ड. बिटवीन द टू सिल्वर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपेयर टू गोल्ड, एंड एट व्हाट पॉइंट शुड वी बाय सिल्वर एंड एट व्हाट पॉइंट शुड वी बाय गोल्ड? It's a good question, and I like this Sita Gita thing. But gold is the leader of precious metals, also because उसका एक रोल है मॉनेटरी सिस्टम में. एक्चुअली क्या है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉनेटरी सिस्टम की, तो 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने अगस्त 15 को एक फरमान जारी किया कि यूएस डॉलर विल नो लॉन्गर बी बैक्ड बाय गोल्ड. तब तक यूएस डॉलर की बैकिंग थी गोल्ड से. तो एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ 1971 में दैट एनी गवर्नमेंट विल बी एबल टू फ्रीली प्रिंट एज मच फिएट करेंसी एज पॉसिबल, और वो आज तक चल रहा है. तो उससे पहले गोल्ड वॉज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम फ्रॉम द रोमन सिविलाइजेशन, फिर वो स्पेनिश, डच, फ्रेंच, इंग्लिश. So every 100-150 years there is a change of reserve currency. If you go back to world history, तो होता क्या है कि एक नई करेंसी आती है, रिजर्व करेंसी बनती है, वो उसकी डोमिनेंस होती है पूरे वर्ल्ड में, और फिर वो एक ऐसा इम्पैक्ट आता है कि वो डेट बढ़ता चला जाता है उस पर्टिकुलर रिजर्व करेंसी कंट्री का, और वो इतने सिचुएशन में पहुंच जाता है कि देन दिस डिक्लाइन स्टार्ट्स आफ्टर दैट. तो वी आर एट दैट स्टेज इन द हिस्ट्री वेयर हिस्ट्री इज गेटिंग रिटन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. हम शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज हम रोज़ सुन रहे हैं इसको, बट मे बी 20-30 ईयर्स डाउन द रोड पीपल विल से देखो 20s में क्या हुआ था. यू नो, डॉलर हैड स्टार्टेड इट्स डिमाइस एंड मे बी युआन स्टार्टेड टू कम अप और अ मल्टी करेंसी वर्ल्ड स्टार्टेड टू फॉर्म. तो अभी क्या हो रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज़ ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी तरह से जो स्विफ्ट सिस्टम है ट्रांसफ़र का उसको बाईपास कर दें.
या कोई गोल्ड बैक्ड हम कुछ एक नया सिस्टम लेके आए, तो गोल्ड हैज़ टू कम बैक टू द मॉनेटरी सिस्टम सूनर और लेटर, क्योंकि gold is the only asset which everybody believes in. Now silver is a very different story. Silver is a tag along, you know. तो जैसे आपने कहा सस्ता गोल्ड है, सिल्वर लाइक मैं भी यहाँ पे। हाँ, तो मैं एक चार्ट दिखाता हूँ आपको. सो दिस इज द गोल्ड एंड सिल्वर चार्ट इन रुपी टर्म्स ओवर द लास्ट 40 odd years. ओके तो ब्लू लाइन गोल्ड है और रेड लाइन सिल्वर है. ओके तो पहले 2000 जो पिछली रैली हुई उसमें भी गोल्ड ने पहले लीड लिया और सिल्वर ने बाद में आके उसको क्रॉस किया. 2015-16 के बाद भी गोल्ड ने पहले राइज करना शुरू किया, सिल्वर ने बहुत बाद में राइज करना शुरू किया. एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू कैच अप. तो सिल्वर हमेशा लैग के साथ बढ़ता है गोल्ड के बाद, बट सिल्वर एक बहुत वॉलेटाइल मेटल है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स तो खरीद नहीं रहे सिल्वर. और सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत हैं. आई मीन सोलर पैनल्स में बहुत यूज़ हो रहा है एंड सो ऑन सो फॉर, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहा है. बट सिल्वर की प्रोडक्शन भी बहुत है. सो स्केर्सिटी ऑफ सिल्वर इज़ नॉट रियली देयर, बट स्केर्सिटी ऑफ गोल्ड इज़ पॉसिबल. देर आर अदर मेटल्स लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम विच आर ऑल्सो रीजनेबली रेयर, बट उनकी ना तो प्रोडक्शन ज़्यादा है ना डिमांड ज़्यादा है उनकी. वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहते हैं, ऑल्दो देयर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नॉट टू बैड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स. बट गोल्ड का बिकॉज ऑफ इट्स प्रीमियम पोजिशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स वांटिंग टू बाय इट एंड एवरीबडी वांट्स टू होल्ड दैट, तो उसकी एक अलग सॉर्ट ऑफ एक पोजिशनिंग है. सिल्वर अच्छी रिटर्न देगा आपको, बट सिल्वर वॉलेटाइल है. तो आपको अगर गोल्ड जैसी ही रिटर्न मिलेगी तो आप वॉलेटिलिटी क्यों झेलें फिर, मतलब आप गोल्ड में ही कर लें फिर. तो बेसिकली गोल्ड एक लीडिंग इंडिकेटर है. हाँ जी. एंड सिल्वर उसको थोड़ा थोड़ा ट्रैक करते रहते हैं. सिल्वर इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग. अगर Okay. आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है और एक ऐसा सेटअप आपको मिला हुआ है कि सिल्वर में एक बाइंग पोजीशन आई है, हाँ तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर ट्रेड करेंगे तो सिल्वर विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. वही तभी ड्यूरिंग मार्केट पैनिक सिल्वर में आपको ज़्यादा डिविएशन दिखेगा. हाँ जी, बुलिश उसका टाइम्स भी में मेरे इट विल पास आउट एक- परफॉर्म गोल्ड, हाँ, let me लेकिन show बेरिश टाइम्स पे इट माइट बी लोअर. So this is one chart of silver versus gold in terms of the rolling risk standard deviation. तो इसमें आप देखेंगे जो नीचे वाली गोल्डन लाइन है वो तो गोल्ड है और ऊपर जो ये रेडिश लाइन है ये सिल्वर है. हाँ तो इसमें बेसिकली सिल्वर इज़ एट ए हायर वॉलिटिलिटी, हायर रिस्क एट ऑल टाइम्स ओवर ए 5-year पीरियड, एंड गोल्ड इज़ प्रॉब्ली अमंगस्ट ऑल दीज मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, इन सब में गोल्ड की सबसे कम वॉलिटिलिटी है. हाँ मतलब दिस चार्ट क्लियरली शोज दैट. रोलिंग रिस्क को ही देख ले तो दीज आर प्रेशियस मेटल्स. कमोडिटीज़ में और भी कैटेगरीज आते हैं जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स या फिर एनर्जी. तो क्या आपको लगता है एसेट एलोकेशन में शुड बी फैक्टर दोज इन, और इज इट लाइक टू मेनी मूविंग पार्ट्स एंड वी शुड फोकस ऑन मल्टीपल एसेट्स लेकिन फ्यूअर एसेट्स? कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी बहुत पसंद है, कुछ लोगों को सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद है. तो अगर आप सिंपल रहना चाहते हो तो 3-4 एसेट क्लासेस में आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, दैट्स गुड इनफ. देयर आर पीपल हु विल गो अक्रॉस 8 or 10 ऑल्सो. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. व्हाट आर सम कमोडिटीज दैट हम कंसिडर कर सकते हैं? अगर आप इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज में देखें तो मतलब आप यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ एग्रो गुड्स. आप जीरा में कर सकते हैं, आप कार्डमम में कर सकते हैं, बहुत सारी Right. चीज़ें हैं. एंडलेस है वो तो लिमिट. आप पोटैटोज में कर सकते हैं. हाँ मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट उसमें भी कोई स्पेसिफिक कमोडिटीज जहाँ मतलब रिटर्न आई थिंक कॉपर एंड निकल प्रॉब्ली आर मोर स्टेबल मेटल्स जहाँ पर कोई डिसेंट ट्रेडिंग हो पाए. ओके बट दैट इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग ओरिएंटेशन आई थिंक, ओके नॉट इन्वेस्टर नॉट फोकस. रियली. व्हाट अबाउट यूएस इक्विटीज? उसमें भी वुड यू सजेस्ट समवन शुड लुक एट डोमेस्टिक इक्विटीज ज़्यादा, या फिर मतलब थोड़ा एक्सपोजर यूएस का भी होना चाहिए? I think as your portfolio matures and you have more sizable quantum of assets, US equity is a good option. You can go through either directly to the US platforms and buy direct stocks, or some strategies may be available. और अगर हम पिछले 25-30 साल में देखें तो ऐसे बहुत सारे पीरियड्स हैं जहाँ पे जब इंडियन इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रही तो यूएस इक्विटी परफॉर्म कर रही है. एंड देयर वाज अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 8-9 years व्हेन यूएस इक्विटी वाज नॉट परफॉर्मिंग, इंडियन इक्विटी वाज डूइंग वेरी वेल. थोड़ा काउंटर सिक्लिकल तो होता थोड़ा है. काउंटर सिक्लिकलिटी है. नाउ लेट्स कम टू अनदर एसेट क्लास विच इज़ रियल एस्टेट. उसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं. व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से? देखिए जो इंडिया में रियल एस्टेट की जो बेस्ट रिटर्न्स हैं वो लैंड में हैं.
लैंड, लैंड डेवलप्ड प्रॉपर्टी नहीं, मतलब प्लॉट। जस्ट प्लॉट अच्छा। that has the best returns across all types of real estate assets. गोल्ड में भी हमने देखा कि हर चीज़ के pluses and minuses हैं. A plot may have issues of security or somebody may grab it. Correct. We have seen movies on that. खोसला का घोसला ही फ्लैशबैक हो रहा है। Exactly. So those issues, real issues are there. Yeah. But because land is something that cannot get created, right? So any land जो आपके डेवलप्ड एरिया के अंदर आ गई है वो तो अप्रिशिएट करती ही चली जाएगी, मतलब उसका तो कोई रुकने का मतलब ही नहीं है. जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर अगर आप रिस्क लेते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है. इट इज़ जस्ट एग्जैक्टली लाइक ए आइडेंटिफाइंग अ माइक्रो कैप. यू आर ट्राइंग टू फाइंड अनडिस्कवर्ड जेम्स. क्या ये स्टॉक कल को मिड कैप लार्ज कैप बनेगा? तो अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो हाई रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा. यू गो टू अनडेवलप्ड लैंड. आपको सेफ्टी खेलनी है तो आप लार्ज कैप जैसे स्टॉक में आप एंटर कर रहे हैं. व्हेन यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू अ डेवलप्ड एरिया, सिक्योर्ड लैंड, मे बी गेटेड कम्युनिटी, वहाँ पर आप लैंड ले रहे हैं तो वहाँ कोई खास रिस्क बचा ही नहीं है. करेक्ट. तो इसलिए रिटर्न्स भी वहाँ पे नॉर्मल सी आएंगी, कुछ बहुत ज़्यादा आएंगी भी नहीं. एंड फिर टिकट साइज भी बहुत हाई होता है, टिकट स्टार्टिंग साइज भी हाई हो पॉइंट जाएगा. बहुत हाई होता है. एग्जैक्टली. आई गेस इट्स डिफिकल्ट टू एक्सट्रैपुलेट कि लैंड में भी क्या होगा, क्योंकि प्लान्स कैन ऑल्सो चेंज. कभी Yes. गवर्नमेंट बोलेगी कि हाईवे यहाँ से निकल रहा है, देन प्लान चेंज हो सकता है इन लाइक 5 years टाइम. लोग क्या करते हैं ना कि कहते हैं कि रियल एस्टेट इज़ नॉट गुड बिकॉज मेरे XYZ के साथ अच्छा नहीं हुआ. यू नो दैट एग्जाम्पल पीपल विल कोट कि माई पेरेंट्स बॉट समथिंग बट इट नेवर अप्रिसिएटेड. सो देर आर लेमन्स इन एवरी एसेट क्लास. यू नो जैसे लैंड में बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होंगे कि नहीं रिटर्न्स आई. स्टॉक मार्केट में तो रोज़ ही होता है ऐसा. आप 6,000 7,000 स्टॉक हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं, सालों साल तक कोई रिटर्न नहीं है. तो यू कैन नॉट कंपेयर वन सिंगल एक्सपीरियंस जो आपका हुआ है विद एन एसेट क्लास. और रियल एस्टेट में ऐसे बहुत लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं. तो जैसे अगर आप रिसेंटली गुड़गांव में जो लॉन्चेस हुए हैं, अब उसमें क्या होता है कि यू पे एन अपफ्रंट 20-25% and the prices keeps going up. Yeah. Let's say an apartment that you bought and the price keeps going up, and within 3 years let's say the price goes up 50% 70%. So you only paid that 25-30% so far. तो आपने लेवरेज कर लिया बेसिकली. तो आपको ऑन मार्जिन बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गई. हर एसेट क्लास में पोटेंशियल है बहुत अच्छे पैसे कमाने का. यू हैव टू मास्टर दैट एसेट क्लास. रियल एस्टेट में बेस्ट इज लैंड, नेक्स्ट बेस्ट परहैप्स is an apartment or a house, and the next best could be perhaps a commercial office space or showroom space, that kind of a thing. तो वो जो लास्ट वाला है उसमें आपको कुछ इनकम जनरेशन ज़्यादा होगी, हो सकता है कैपिटल की एनहांसमेंट इतनी ज़्यादा ना हो. अपार्टमेंट्स में अगेन इट विल डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, वेदर इट्स हाउ गुड अ बिल्डर इज़ दैट, हाउ गुड द कम्युनिटी इज़ दैट. तो मैंने देखा है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी जो होती है ना वो हमेशा महंगी होती है. मतलब अगर उस एरिया का बेंचमार्क 100 है तो जो बढ़िया चीज़ होगी वो 110 पे मिलेगी आपको. आप 90 वाली ढूंढ रहे होते हो, है ना. 90 में कचड़ा मिलता है. फिर वो व्हेन यू विल बाय जंक, when you will go to sell it, it will also sell as junk. Correct. So you have to, you know, bite the bullet and go for that premium property because that has the sellability tomorrow. उसी की डिमांड रहेगी. सपोज कोई कॉलोनी है उसमें 3 घर कॉर्नर वाले हैं which have the wonderful views, great sunlight, but they are asking 10% more. You want that. You don't want the other ones because whenever you will sell after 10 years, 20 years, again the same thing only will sell first. Correct. At a premium. So it is an investment into the future. It is not a कि आपको 10% लॉस हो गया वहाँ पे. तो इस तरह से सोचना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इजीली रेप्लिकेट नहीं हो रही. आई गेस इसी को ही कहते हैं स्कैसिटी प्रीमियम या इरिप्लेसेबल अमाउंट. Exactly. लेट्स से समवन इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट का लार्ज कैप इक्विवेलेंट जो है एक हाउस है ना, गेटेड सोसाइटी, तो उसके लिए उन्होंने होम लोन ले लिया है. नाउ जब होम लोन का EMI पेमेंट होता है ना, उनका मैथ सेज कि अच्छा ये तो बिल्कुल SIP की तरह है बिकॉज एसेट क्रिएशन में जा रहा है, राइट. बट आर दीज टू कंपेरेबल थिंग्स या फिर ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं, कंपेरेबल है. मेरे हिसाब से होम लोन ज़रूर लेना चाहिए. अच्छा. मेरा तो थिंकिंग ये है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी. आई हैड नो लोन्स टिल द एज ऑफ ऑलमोस्ट 50. I am 55 now, so I 5 years I have been having a loan. But I think I made a big mistake in my life by not having a loan. But क्यों? Because most people are like debt free is the way to go. यही तो गलती है ना. मतलब ये जो हमारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी आए हैं वो तो अलग है, बट शुरू से एक देयर इज़ ए
ब्रिगेड ऑफ averseness. यू नो दिस इन्फ्लुएंस कि डेट मत लो. डेट इज द लाइफ ऑफ योर ग्रोथ एंड स्पेशली होम लोन. होम लोन इज अ गुड डेट. इट इज़ फोर्सिंग यू कि आप डिसिप्लिन रहोगे, हर महीने आप अपनी ईएमआई भरोगे. अगर वो गन टू योर हेड नहीं हो है तो फिर आपकी मर्जी है, आपने इन्वेस्ट किया, नहीं तो आप हॉलीडे पे चले गए, नहीं तो आपने आईफोन खरीद लिया, कुछ भी कर लिया उस पैसे से. प्लस द बिगेस्ट थिंग विच मोस्ट पीपल नेवर इवन थिंक अबाउट कि जैसे सपोज फैमिली ऑफ 4 है, अब उसमें मे बी दी हस्बैंड और द वाइफ हुएवर इज द मेजर सॉर्ट ऑफ ब्रेड विनर फॉर द फैमिली. अब वो ईएमआई भर रहे हैं, एक या दो जने जो भी हैं वो. अब सपोज समथिंग हैपन्स टू वन ऑफ देम, फिर क्या होगा? आपकी फैमिली तो सड़क पे आ जाएगी. तो ये थॉट क्यों नहीं आता लोगों के दिमाग में कि मेरे को पहले अपने घर को सिक्योर करना है. आई हैव टू सिक्योर माई फैमिली. चाहे वो छोटा घर हो, किसी और सिटी में घर हो, कहीं तो आपका कुछ बसेरा होना चाहिए. मैं कहता हूँ आप मेट्रो में रहते हो एंड यू कैन नॉट अफोर्ड ए हाउस हियर, दैट्स फाइन. एज ए यंगस्टर नहीं कर सकते काफ़ी टाइम तक. बट आप अपने होम टाउन में, कहीं टीयर 2 में, टीयर 3 में, कहीं पे तो आप ले सकते हो एक. वो लो, उसको आप रेंट पे चढ़ा दो. एटलीस्ट एक आपको बैक ऑफ द माइंड एक बहुत आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने घर खरीद लिया और मेरी फैमिली सिक्योर हो गई. मेरे को ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो बनाने से पहले घर खरीदना चाहिए. रियली ये तो पहली बार सुन रही हूँ मैं. क्योंकि सी ये इंडस्ट्री में मैं बदनाम हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बोलता हूँ. बट कोई ये बोलना नहीं चाहता क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू सेल देयर इक्विटी प्रोडक्ट्स. तो आई थिंक इट्स वेरी फेयर दैट ए पर्सन शुड बिकम फाउंडेशनली स्ट्रांग बिफोर गोइंग अहेड एंड यू नो डूइंग अदर थिंग्स. या आई गेस तभी SIP स्टॉपेज रेशियो भी बहुत हाई होता है क्योंकि वो ऑप्शन की तरह ही देखते हैं लोग. वेर एज अ होम लोन EMI फोर्स्ड डिसिप्लिन होता है. लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हो होम लोन इज़ अ गुड डेट. लेकिन डू यू थिंक दैट रीट्स आर अ बेटर वे टू इन्वेस्ट क्योंकि आपके पास रियल एस्टेट का एक्सपोजर भी है एंड एट द सेम टाइम आपका मनी लॉक्ड इन नहीं है, उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वेस्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो. आई थिंक आपका पॉइंट अच्छा है रीट्स के बारे में. रीट्स थोड़ा सा ना अभी इतनी मैच्योर्ड एसेट क्लास इंडिया में नहीं हुई है अभी देयर आर ओनली सम फ्यू प्लेयर्स हु आर देयर. और जो रिटर्न्स अभी तक आई हैं लोगों की, कोई वो बहुत कुछ खास ऐसी रिटर्न्स नहीं मिली हैं. उसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में जो रेंटल इनकम्स हैं ऑन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वो इतनी हाई नहीं है क्योंकि हमारी रियल एस्टेट कॉस्ट ही बहुत हाई है. राइट. तो वो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आती नहीं है. तो बीच में अब रीट्स का मैनेजर भी है, उसको भी कमीशन चाहिएगी. जब तक वो परकुलेट होके आपके पास आती है रिटर्न, वो कुछ खास मतलब बढ़िया रिटर्न होती नहीं है. राइट. तो रीट्स उस पर्पस के लिए अच्छा है कि आप सेटल्ड हो, आपके पास घर है, आपके पास इक्विटी है, गोल्ड है. अब आप कह रहे हो कि चलो मैं रियल एस्टेट में और थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देता हूँ, वहाँ पर शायद रीट्स फिर भी एक बन जाता है कि भाई कुछ एलोकेशन. बट अपने घर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन. राइट. ओके, मेक सेंस. नाउ रीट्स में हायर यील्ड तो मिलता ही है लेकिन आई विल बी अ डेविल्स एडवोकेट हियर. एक और प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन इंडियन लॉज कि 90% ऑफ द इनकम मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, री इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाता है. तो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ सीलिंग ऑफ ग्रोथ. डू यू थिंक दैट इज़ अ वेरी रियल कॉन रीट्स में इन्वेस्ट करने में, या फिर इट्स समथिंग दैट ठीक है एटलीस्ट हाई यील्ड तो मिल ही रहा है तो यू काइंड ऑफ रैशनलाइज इट इन योर हेड? Relative to bank, you're taking risk, right? I mean, it's not like a risk-free return. If that property, you know, something happens to that, then there's a problem. करेक्ट. तो उसको हम मतलब रिस्क के परसेप्शन से अगर आप देखें कि भाई व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड पर रिस्क यूनिट टेकन, तो वो इतना भी कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से. बट टू मेक योर पॉइंट बिगर, यस देर आर सम टैक्सेशन एंड रेगुलेटरी इश्यूज इन मैनी सच थिंग्स. नॉट जस्ट रीट्स, PMS में भी, कई चीज़ों में, AIF में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं विच आर नॉट वेरी एफिशिएंट एंड शुड नॉट बी देयर. बट ठीक है, वो जैसे जब रेगुलेशन चेंज होती है धीरे धीरे करके तब होती है. Understood. Now let's talk about another asset class which is fixed income. And I know आप उसमें invest नहीं करते हो, but we spoke about bank से comparable rates. As of today, I think fixed income asset classes जैसे FDs give around 6.5% to us, right? उसके अलावा are there any fixed income assets that we can consider अपने allocation के लिए? अगर हमें सिर्फ
फिक्स्ड इनकम पे रहना है तो एक तरह से अपना मन आप बना लीजिए कि भाई मैं इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाऊंगा, मोर और लेस। भाई 6.5% आपको मिल रहा है, 30% उस पर टैक्स भी देना है आपको, 4-4.5% नेट रियल आपको रिटर्न है। राइट। अब 4-4.5% में काम चलता नहीं है, राइट। हमें को इन्फ्लेशन डिपेंडिंग अपॉन हर जने की इन्फ्लेशन भी अलग होती है, तो क्या हम एक कॉमन फिगर देखते हैं कि इन्फ्लेशन इतनी है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज़ कि आपकी इन्फ्लेशन फिगर मेरी इन्फ्लेशन फिगर से फ़र्क है। आप हो सकता है आपको एजुकेशन और लेनी है, ओवरसीज एजुकेशन लेनी है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको किस चीज़ पे खर्चा करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस बास्केट ऑफ कंजम्पशन आइटम्स और सर्विसेज को पिक करेंगे, वहाँ इन्फ्लेशन कैसी है वर्सेस मेरी जो बास्केट है वहाँ इन्फ्लेशन कैसी है। तो योर एंड माइन इन्फ्लेशन फिगर कैन बी वेरी डिफरेंट। करेक्ट। तो ये लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन तो सरकार बता रही है कि 5% है, तो हमें 6.5% मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। आई थिंक दिस इज़ ए गलत तरीका है सोचने का। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास 100 रुपीज़ की कैपिटल है, ठीक है। ठीक है, और आप बड़े रिस्क एवर्स हो, आप मतलब हो सकता है मे बी यू आर 65-70 ईयर ओल्ड, यू नेवर इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, यू नेवर डन एनी इन्वेस्टमेंट, आप सिर्फ बैंक में ही पैसे रखते हो, आप खुश हो उसमें। आप उस 100 रुपये में से 10 रुपये इक्विटी मार्केट में डाल दो, इतना तो मतलब आप रिस्क ले सकते हो मेरे हिसाब से, या 1 साल के लिए, ठीक है। उस 1 साल में क्या होगा, वो जो 10 रुपये आपने इक्विटी मार्केट में लगाए, या तो वो लेट से एक्सट्रीम सिचुएशन लेते हैं, या तो 15 हो जाएंगे या वो 5 रह जाएंगे, राइट। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, 50% से ज़्यादा मार्केट बढ़ेगी नहीं, 50% से ज़्यादा गिरेगी नहीं अप्रॉक्सीमेटली। 90 वाला जो आपका था उस पर आपने 6.5% कमा लिया, तो वो 90 के 95 बन चुके हैं बाई द एंड ऑफ द ईयर। करेक्ट। वर्स्ट के सिचुएशन में आपके 10 रुपये 5 रुपये बन चुके हैं, तो यू आर स्टिल एट 100 एट द वर्स्ट केस सिचुएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, या and in the best case situation you are at 110, and now in the next year you can deploy another 10% because you've created a buffer for yourself. हाँ। तो एक माइंडसेट की बात है कि आप रिस्क को किस तरह से धीरे धीरे डिप्लॉय करके यू कैन रीच ए सिचुएशन वेयर मे बी यू आर 20% इन एक्विटी एंड रेस्ट कुड बी इन फिक्स्ड इनकम, रेस्ट कुड बी इन गोल्ड, सम डाइवर्सिफिकेशन टू रियल एस्टेट। तो धीरे धीरे करके जब आप किसी एसेट क्लास में घुसोगे और उसकी जो बफर बनता जाएगा धीरे धीरे हर साल का, दैट विल गिव यू कंफर्ट कि नाउ माई ओरिजिनल कैपिटल इज नॉट एट रिस्क, वॉट आई हैव मेड फ्रॉम दिस एसेट मे बी एट रिस्क। इसके जो अपोजिट व्यू है वो ये है कि सपोज मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने आज 80 रुपये का इक्विटी ले लिया और मार्केट गिर गई 50%, सो नाउ आई एम लेफ्ट विद 50 रुपीज़। सो नाउ दैट इज़ अ बिग रिस्क, दैट इज़ कि मेरी भी 50 साल की कमाई आधी हो गई, वो नहीं करना चाहिए। तो डोंट जंप इन लमसम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, गो इन ग्रेजुअली, गो आउट ग्रेजुअली। तो स्टैगर्ड तरीके से अपना Staggered रिस्क तरीके एपेटाइट बढ़ाना है। फॉर दैट 90 रुपीज़ आपके एग्जाम्पल के हिसाब से कौन से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं? फ्रॉम अ टैक्स परस्पेक्टिव नन ऑफ देम आर रियली टैक्स एफिशिएंट। तो चाहे बैंक की एफडी हो, चाहे डेट म्यूचुअल फंड्स हो, दे आर नॉट टैक्स एफिशिएंट टू दैट परस्पेक्टिव। तो अगर कभी ऐसा चांस मिल जाए कि कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स हों, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, कभी कभी गवर्नमेंट बीच में हर 2-5 साल में कुछ ना कुछ निकालती है, वो मिल जाएं, वो कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा अगर हाई रिस्क लेना चाहें तो कुछ अच्छी क्वालिटी के AAA रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट ये जैसे पीयर टू पीयर टाइप की जो चीज़ें आजकल चल रही हैं वो सब बहुत रिस्की है क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है वो। बिकॉज फिक्स्ड इनकम का मतलब ही यही है कि आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे, या तो आप उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में रहें जो हैवीली रेगुलेटेड है और जहाँ पर आपकी कैपिटल सिक्योर है। अगर रिस्क लेना ही है तो माइट एज वेल देन Exactly. सी इक्विटी। हाँ, Exactly. ब्रॉडर लेवल पे अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को देखते हैं। लेट्स से समवन इज स्टार्टिंग एट 20 वर्सेस 30 वर्सेस 40, बीच में जो कॉस्ट ऑफ वेटिंग है, बिकॉज हमारे रिटर्न्स में तो अंतर ही होगा बिकॉज वी डिडंट स्टार्ट अर्ली इनफ, कॉस्ट ऑफ वेटिंग का रियल इम्पैक्ट क्या होता है अगर हम एक कैलकुलेशन के तौर पे देखें? वन स्कूल ऑफ थॉट इज़ के पिछले इंडिया में जो पिछले 30 साल में हुआ है वो आगे होता चला जाएगा। तो अगर 12% 13% की हमने एवरेज CAGR रिटर्न मिल रही है मार्केट में, मिलती चली जाएगी। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अभी एंडलेस है और 2050 तक कोई इशू ही नहीं है और हम ग्रो करते रहेंगे, और जब भी हम मार्केट में पैसे डालेंगे वो ग्रो करेगा अपने आप थोड़े सालों में। तो एक मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ इसमें। श्योर। एक केस स्टडी हमने करी थी, ये 2 फ्रेंड्स का इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है, पवन एंड सत्या। पवन एंड सत्या। ओके।
So Pawan started investing at the age of 25 and Satya got very late. He was enjoying for 25 years and then he said कि 50. 50 साल में उसकी घर वालों ने उसको डांटा कि भाई तुम कुछ तो शुरू करो अब। तो 50 में उसने शुरू किया। तो पवन ने स्टार्ट किया SIP 25,000 रुपये पर मंथ और सत्या ने शुरू किया 3 लाख रुपए पर मंथ एट द एज ऑफ 50। Crazy. Okay. एंड पवन ने 35 साल पैसे डाले, उसका फाइनल कॉर्पस 8 करोड़ 80 लाख बना। सत्या ने 10 साल पैसे डाले, उसका कॉर्पस 8 करोड़ 26 लाख बना। तो सत्या को पवन की आउटकम मैच करने के लिए 12 गुना हायर सिप शुरू करनी पड़ी जब स्टार्ट करी उसने। 12 times. 12 टाइम्स हायर। तो जैसे जैसे आप लेटर स्टेज में इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे आपकी कंपाउंडिंग रनवे कम होती जाती है। वॉरेन बफेट की जो मैजिक है वो बेसिकली इज बिकॉज ऑफ द टाइम ही स्पेंट इन द मार्केट, नॉट बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स। सी रिटर्न्स पे जो फोकस है ना वो बहुत गलत फोकस है लोगों का कि मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। आपको नॉर्मल रिटर्न्स भी अगर हैं 12 to 15% भी बहुत अच्छी रिटर्न होती है अगर आप लंबे समय तक कंपाउंड कर पाएँ। वॉरेन बफेट की भी मेरे ख्याल से ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड कंपाउंडिंग 20% से ज़्यादा नहीं है, बट he compounded for 80+ years. So that compounding runway needs to be long and for that you need to start early. अब उसकी जो दूसरी साइड की स्टोरी है वो ये भी है कि लेट्स से हम जापान की सिचुएशन लेते हैं। जापान में 1990 से मार्केट गिरनी शुरू हुई, 15 साल तक मार्केट गिरती रही और अब जाके 35 साल बाद वो लेवल आया है वापस जो 1990 में था, राइट। सो समबडी हु वाज लेट्स से ए 25-year-old in 1990, उसने तो कभी मार्केट बढ़ते हुए देखा ही नहीं है आज तक, राइट। उसका तो भरोसा ही उठ गया होगा। 2-5 साल इन्वेस्ट करने के बाद अगर सपोज SIP वहाँ चल रही होगी कि भाई SIP करो SIP करो SIP करो, तो वो तो 5 साल में ख़त्म हो चुका होगा। I'll be like जिसने भी एडवाइस किया है पता नहीं क्या चिपका दिया मुझे। तो एक पूरी जनरेशन निकल गई वहाँ पे, 2 जनरेशन निकल गई इक्विटी पे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, हु हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टिंग एल्सवेयर, US में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब उनका बढ़िया चल रहा है, बट इक्विटी में उनको पैसे नहीं बने। क्या इंडिया में ऐसी सिचुएशन किसी पॉइंट पर आ सकती है कि हम लेट्स से 10 साल बाद मार्केट्स इतनी ज़्यादा फ्रंट लोड हो जाएं कि अगले 30 साल की जो अर्निंग्स हैं वो अगले 10 साल में ही डिस्काउंट कर लें और उसके बाद 20 साल तक हम गिरते रहें? क्या ये पॉसिबल है? इन द रियल्म ऑफ थिंग्स इट इज़ पॉसिबल। सो दिस ब्लाइंड सॉर्ट ऑफ फार्मूला कि आप सिप करते जाओ पैसे बनते चले जाएंगे, दिस कैन फेल एट सम पॉइंट, राइट। इट हैज़ फेल्ड फॉर मैनी कंट्रीज। चाइना ने 15 साल से कोई इक्विटी में रिटर्न नहीं कमाई, राइट। चाइना में कोई ग्रोथ की कमी तो है नहीं। चाइनीज फोक्स हैव नॉट मेड एनी मनी सिंस 2008 इनफैक्ट। उनका तो रियल एस्टेट बबल भी चल रहा है। रियल एस्टेट बबल भी बस्ट हो चुका है। हाँ, वो बेचारे तो रियल एस्टेट में भी पिट चुके, इक्विटी में भी पिट चुके, सिर्फ गोल्ड में कमा रहे हैं, राइट। आई डोंट वांट टू से कि मतलब ये होगा या नहीं होगा बिकॉज नोबडी नोज। व्हाट इफ इन 10 years देयर इज सम गवर्नमेंट विच कम्स इन एंड जस्ट हैज़ पॉलिसीज विच जस्ट डिस्प्लेसेस अवर ग्रोथ? पॉसिबल है, हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तो हो सकता है हम 5 साल तक हम ग्रो ही नहीं करेंगे, 10 साल तक हम ग्रो ही नहीं करेंगे, फिर क्या होगा सिप्स का? तो एसेट एलोकेशन अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि आप शुरू जल्दी करिए फॉर श्योर, बट एलोकेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इस एग्जाम्पल पे आते हैं फिर से। आप कह रहे हो कि इवन इफ सत्या हैज स्टार्टेड 25 years later, हैड सत्या इन्वेस्टेड इन अदर एसेट क्लासेस Sure. सो दैट वो कॉम्पनसेट हो जाता, तो ये एक लाइक 50% पिक्चर है। हाँ, मतलब अगर आप ये देखेंगे जैसे हमने 12% इसमें रिटर्न अज्यूम करी हुई है दोनों के लिए, हाँ, मोस्ट एसेट क्लासेस विल गिव यू दैट रिटर्न इन इंडिया। गोल्ड की लॉन्ग टर्म रिटर्न 12% है, रियल एस्टेट में भी अनलेस यू बाय अ लेमन आपको 10-12% रिटर्न मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन करके 18-20% के आप रिटर्न निकाल लेते हो, देन दैट इज द एडवांटेज। 12% इज नॉट एन एडवांटेज। 12% में तो आप इंडेक्स फंड में डाल दो, वो तो वैसे ही 12% हो रहा है। तो वही एक हो रहा है ना कि एवरीबडी इज अज्यूमिंग के इंडेक्स फंड में डाल दो 12% तो जिंदगी भर मिलते ही रहेंगे। दैट अजम्पशन इज रॉन्ग। इट हैज़ बीन सीन इन सो मैनी कंट्रीज, UK, Germany, France, China, Russia. These are all countries which have done well otherwise, but their stock markets have not done well. So why should we assume कि हमारी मार्केट ही एक इकलौती ऐसी मार्केट है वर्ल्ड में जो हमेशा ही ऊपर जाती रहेगी?
भाई ये तो नेक्स्ट लेवल रियलिटी चेक है, ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया मेरे दिमाग में तो अब। Well, it's थैंक्स a आलोक। nothing is given in this world. You have to fight for everything, and the best way to fight this is to have asset allocation. यस, प्लस वन टू दैट। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक और चीज़ कहते हैं दैट मोर देन एंट्री एग्जिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपनी एग्जिट को परफेक्टली टाइम कैसे कर सकते हैं कोई भी एसेट क्लास में? देखिए, परफेक्ट टाइमिंग तो कोई नहीं कर सकता। परफेक्ट टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में कभी एक दो बार हो जाए, वो बाई चांस हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब तक हमें रियलाइज़ होता है कि कोई एसेट क्लास में प्राइस रैली बन रही है, कुछ ट्रेंड्स बन रहे हैं, यूजुअली इट इज़ वेरी लेट। तो इसीलिए वो फोमो ट्रेड बन जाता है फिर वो, कि अभी गोल्ड 60% बढ़ गया तो अब ले लें जाके इसको। तो उसके लिए क्या करना होता है कि यू नीड टू हैव ए स्ट्रक्चर टू योर इन्वेस्टिंग। हम 4 चीज़ें अपनी क्वेश्चन लेके चलते हैं: व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये चारों क्वेश्चन हमें हर समय क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अगर कंडीशन मीट होगी तो मैं बाय कर रहा हूँ, ये कंडीशन मीट हो रही है तो मैं सेल कर रहा हूँ। जो मैं बाय करना है तो मुझे स्टॉक्स के बीच में सिलेक्शन कैसे करनी है, उसकी एलोकेशन मुझे कितने % की करनी है। जैसे आप सोचिए कि एक आर्मी जा रही है वॉर पे, अब वो कैप्टन जब वो बॉर्डर पे पहुंचता है दुश्मन के सामने, तब थोड़ी सोचता है वो कि मुझे अब ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। उनकी स्ट्रैटेजी पहले से बनी होती है। बिफोर यू हिट द वॉर योर स्ट्रैटेजी इज़ क्लियर कि मुझे अगर ऐसे सामने से आया तो मुझे ये करना है और ऐसे आया तो ये करना है। वो मेंटली यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। जैसे हमने उरी फिल्म में देखा था कि भाई अगर ये होगा तो हमें ये करेंगे, अगर वो होगा तो वो करेंगे। डिसाइसिवनेस। एब्सोल्युटली। तो यू हैव टू अप्रोच द मार्केट विद द सेम थॉट प्रोसेस। अब ये नहीं कि मेरे फ्रेंड ने किसी ने कहा मुझे वो वाला स्टॉक ले लो तो ले लिया, अब वो पता ही नहीं, वो तो बेच चुका बहुत दिन पहले, आप सोच रहे हो अब मुझे कब बेचना है। दैट मीन्स यू हैव नो स्ट्रेटजी। करेक्ट। तो आपको लेने से पहले पता होना चाहिए आप एग्जिट कब और क्यों करोगे। लेट्स से 2 एग्जांपल्स। एक कंडीशन में आपने स्टॉक लिया है कि मेरे को इसकी फंडामेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के, एंड आई एम सीइंग कि इसका मार्जिन बढ़ रहा है, जो भी कहानी हो। तो कुछ पैरामीटर्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि ये मैं वॉच करूँगा, जब ये मेरी कंडीशन से फेवर में नहीं रहेंगे तब मुझे एग्जिट करना है रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। क्योंकि क्या करते हैं लोग, किसी ने बता दिया स्टॉक खरीद लिया, फिर उसकी रिसर्च कर ली जाके कि अच्छा है, इसमें ये भी अच्छा है, इसमें ये भी अच्छा है, इसमें अच्छा है। दैट इज कन्विंसिंग योर सेल्फ दैट आई हैव मेड ए गुड परचेज। फिर उसका आप होर्डिंग देख रहे हो, उसके बड़ा खुश हो रहे हो आप देख के कि देखो उसका प्रोडक्ट नया निकल आया, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी दैट आई ओन दिस ब्रांड, यू आर गेटिंग इन लव विद दैट ब्रांड, राइट। तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन टू लव। राइट। अब उस स्टॉक में किसी दिन 30% की फॉल आ गई, आप कह रहे हो नहीं नहीं कंपनी तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने और 2-4 लोगों से डिस्कस करा, वो और रीइंफोर्स करेंगे आपके कन्विक्शन को कि नहीं नहीं, Confirmation bias. हाँ, कॉन्फर्मेशन बायस कि लॉन्ग टर्म तो कुछ हो ही जाएगा ठीक ठाक। वंस यू आर इन दैट काइंड ऑफ एन इमोशनल रिलेशनशिप, you can never get out, you know. It's like any other toxic relationship. Exactly. It could be price based also, like we look at price trends only. तो हाँ, मैं पूछने वाली थी आपका फ्रेमवर्क क्या है इसके लिए? तो हमारा फ्रेमवर्क बहुत क्लियर है कि अगर पर्टिकुलर प्राइस ट्रेंड्स के पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं तो हमें स्टॉक में एंटर करना है। अगर पर्टिकुलर प्राइस ट्रेंड्स के पैरामीटर्स नहीं अब सेटिस्फाई हो रहे तो हमें एग्जिट करना है। लेट्स से दैट आई हैव अ सिंपल रूल दैट इफ इट इज बिलो 50-day मूविंग एवरेज आई डोंट वांट इट इन माय पोर्टफोलियो। तो देन एटलीस्ट यू हैव ए वेरी क्लियर डिमार्केटेड रूल। जैसे एक क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ गया, अब उसकी बेसिस पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैंने तो 10 साल के लिए कंपनी खरीदी थी, अब मैं एग्जिट करूं ना करूं। हो सकता है अगला क्वार्टर और ख़राब आ जाए, हो सकता है 3rd क्वार्टर में CEO रिज़ाइन कर जाए, 4th क्वार्टर में कंपनी कहे कि वी आर नॉट फाइनेंशियली वाइबल एनी मोर। हाँ। तो आप धीरे धीरे करके देख रहे हो डेट्रीमेंट हो रहा है, बट एट वॉट पॉइंट डू यू कट द रोप? सो दैट कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत एक मैं आपको रियल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप रोड पर जॉग कर रहे हो और आप गड्ढे में गिर जाते हो, ठीक है, आप 3 फुट गड्ढे में गिर गए तो आप उठ जाओगे उसमें से, वापस फिर शुरू कर दोगे। और अगर आप 30 फुट के गड्ढे में गिर गए तो वापस ही नहीं आ पाओगे। तो दैट एग्जैक्टली हैपन्स इन स्टॉक्स एंड पोर्टफोलियोज। स्टॉक्स एंड पोर्टफोलियोज दैट गो डीप डाइव इन ड्रॉडाउन आर नेवर एबल टू कम बैक अप। तो आपको इंश्योर करना है कि मेरे को ज़्यादा नुकसान कभी नहीं होना चाहिए। आइडिया हमारा ये रहता है कि वॉट इज़ गोइंग अप इज टेलिंग यू दैट प्लीज़ कम एंड बाय मी, वॉट इज गोइंग डाउन इज टेलिंग यू प्लीज कम एंड सेल मी। और हम नॉर्मली रिवर्स साइकोलॉजी है, नीचे गिर रहा है उसमें लोग बड़े खुश हैं खरीदने में, जो ऊपर बढ़ रहा है उससे डर लग रहा है। बिहेवियरल फाइनेंस इज द ओवरराइडिंग क्राइटेरिया, एंड ये
rule based framework was a very interesting insight, so thanks for that. Sure. On that note, thank you so much for your time, Alok. ये बहुत helpful था. थैंक यू अरुणिमा, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो ये था मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का A to Z. आपका एसेट एलोकेशन कैसा दिखता है कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें. दिस इज़ अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded